हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई अनंत पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से हमको पता चलता है कि इस चैप्टर में हम हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी अर्थ का इंटीरियर हम सभी जानते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और अब देखते हैं किस तरीके का है हमारी अर्थ का इंटीरियर। So the interior of the earth can be understood only by indirect evidences, as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth। बताते हैं कि आज तक हमने जितना भी हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंसेस के तौर पर हमने इसके बारे में बताया है, क्योंकि आज तक कोई भी हमारी अर्थ के इंटीरियर तक नहीं पहुंच पाया है और कभी पहुंच भी नहीं पाएगा। ठीक है। और इन इनडायरेक्ट एविडेंसेस के ऊपर ही हमने हमारी अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी करी है। एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ बताते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर का जो सरफेस है, आपको कहीं पे ओशन देखने को मिलता है, कहीं पे आपको प्लेन्स, प्लेटूज, माउंटेन फॉर्मेशन, वॉल्केनिक माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो भी चीजें बनती है हमारी अर्थ के सरफेस पे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अर्थ के अंदर होने वाली तरह तरह की एक्टिविटीज का एक क्या है, रिजल्ट है। ठीक है। तो हमारी अर्थ के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं। वन इज द एक्सोजेनिक प्रोसेस एंड द अदर वन इज द एंडोजेनिक प्रोसेसेस। अच्छा, एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होती है, जिनको आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके आसपास का क्लाइमेट चेंज होता है तो आप देखते हैं, तो ये हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहा है, हमारी अर्थ में ही चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। तो ये एक तरह का एक्सोजेनिक प्रोसेस है। और पर्टिकुलरली अगर हमारी अर्थ के सरफेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो देखते हैं कि कुछ आपने देखा होगा, कुछ माउंटेन की हाइट कुछ साल पहले ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी हाइट कुछ सालों के बाद क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, जस्ट बिकॉज ड्यू टू द इरोजन, क्योंकि इरोजन होने लगता है। और इसके कारण क्या होता है कि वो आज जो चीज आज आपको माउंटेन की फॉर्म में दिख रही है, वो आगे आपको माउंटेन की तरह नहीं दिखेगी। और इसके एग्जाम्पल में आपने कई बार देखा होगा कि जो सॉइल इरोजन होता है, एक जगह की जो मिट्टी होती है वो तेज हवा के साथ उड़ के कहीं और चली जाती है, और उस जगह की जब सॉइल हट जाती है तो वहां पे आपको इरोडेड एरिया देखने को मिलता है। तो ये सब एक्सोजेनिक प्रोसेस है जिनको आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर ही रहे हैं। लेकिन एंडोजेनिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिनको आप अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो वॉल्केनिक एरप्शन जब होता है, तो वो जिन एक्टिविटीज के कारण होता है, वो एक्टिविटीज हमारी अर्थ के सरफेस के अंदर होती हैं, है ना। वहां से आपका मोल्टन लावा निकलता है और अर्थ के सरफेस को चीरते हुए बिल्कुल एक जगह से होल से बाहर निकलता है, और वहां पे वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आप क्या ये देख पा रहे हैं कि वो जो लावा है वो किस जगह से निकल कर आ रहा है? नहीं, हम ये नहीं देख सकते। इस तरह की जो प्रोसेस होती है उनको बोलते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस। इसके बारे में आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि ये जो भी जो प्रोसेस है, कि एक्सोजेनिक प्रोसेस हो गई या एंडोजेनिक प्रोसेस हो गई, इन्हीं सब प्रोसेसेस के कारण क्या होता है, हमारी जो अर्थ है उसका जो शेप है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है। कहीं पे माउंटेन है, लेकिन आज से लाखों साल बाद हो सकता है वहां पे माउंटेन भी ना हो, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी अर्थ की जो प्लेट्स हैं, अलग अलग जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ये सभी एंडोजेनिक प्रोसेस का एक पार्ट है। और हमने पिछले चैप्टर में यह भी पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है वो जिन मटेरियल से बनी है, उनको हमने लेयर्स की फॉर्म में बांट दिया। मतलब हमने ऐसा समझा है कि जिन भी मटेरियल से हमारी अर्थ बनी हुई है वो अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में है ना, जो कि क्रस्ट से शुरू होते हैं और अर्थ की कोर तक जाते हैं। सबसे ऊपर आपको क्रस्ट वाला एरिया देखने को मिलता है अर्थ के, और सेंट्रल जो पोर्शन है वहां पे आपको मेंटल देखने को मिलता है, और जो बिल्कुल एंड में आपको जो पोर्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं कोर, जो कि हमारी अर्थ के सबसे गहराई में मिलता है, हमारी अर्थ का कोर। और यहाँ पे बोलते हैं कि हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज लेयर्स। बोलते हैं कि अब आप सोचिए कि जो हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये जो लेयर्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन आखिरकार कैसे पता करी। ठीक है, हम हमारी अर्थ के अंदर तो जा नहीं सकते, क्योंकि आज तक हमने जितने भी गड्ढे किए हैं वो जनरली 2 से 4-5 किलोमीटर तक ही किए होंगे, उससे ज्यादा हम आज तक डीप होल नहीं कर पाए हमारी अर्थ में, है ना। और इन इन सभी लेयर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे साइंटिस्ट ने हम लोगों को बताई है, और जिनको आज हम पढ़ते हैं, तो ये सब उनने कैसे पता करी, इसके बारे में इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बताते हैं कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, हमारी अर्थ के आंतरिक ढांचे की जो जितनी भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो किन सोर्सेस से आती है, यहाँ पे उनकी बात करी जाती है।
पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारी अर्थ का ही, कि जो हमारी अर्थ की जो रेडियस है वो है आपकी 6370 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द मटेरियल। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आज भी हम हमारी अर्थ में ज्यादा अंदर तक नहीं हम ड्रिल कर पाए हैं, ठीक है, और अंदर के मटेरियल भी हम ज्यादा नहीं निकाल पाए हैं। And most of our knowledge about the interior of the earth is largely based on estimates and inferences। तो जनरली हमने सिर्फ अनुमान लगाए हैं कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी होगी या कैसी दिखती होगी, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट जो हमारी इंफॉर्मेशन का जो कुछ पार्ट है जिससे हमें हमारी अर्थ की इंफॉर्मेशन मिलती है, वो फिर भी हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हमें मिली है ना। जैसे कि हमने हमारी अर्थ के ऊपर ही जो रॉक्स हैं छोटे मोटे जो हमने ड्रिल किए हैं हमारी अर्थ के सरफेस पे, तो अंदर से जो मटेरियल निकला हमने उसका डिटेल्ड एनालिसिस किया और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो बताते हैं कि कुछ डायरेक्ट सोर्सेस भी हैं जिससे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, लेकिन जनरली तो जितने भी सोर्सेस हैं हमारी अर्थ की इन्फॉर्मेशन के, वो जनरली इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं। अब हम डायरेक्ट सोर्सेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट सोर्सेस में यहाँ पे बताते हैं कि द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक। अगर हमारी अर्थ का सबसे इजीली कोई मटेरियल आपको चाहिए जो कि सॉलिड फॉर्म में हो, तो वो है हमारी अर्थ के सरफेस पे जो हमको चट्टान मिला करती है, जो आपको रॉक्स देखने को मिलते हैं, है ना। और ये हम कैसे निकाला करते हैं, हम इनकी माइनिंग करते हैं। हम माइनिंग करते हैं कई कई बड़े बड़े एरिया में, मतलब हम खदानों में जब ड्रिल करते हैं तो हमें अंदर से काफी सारी रॉक्स निकलती हैं, ठीक है। और इन्हीं खदानों में जब हम खुदाई करते हैं तो हमको तरह तरह के मिनरल्स भी मिलते हैं, हमें गोल्ड मिलता है, आयरन मिलता है और डायमंड आपको मिलने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो तरह तरह के मिनरल्स भी आपको देखने को मिलते हैं और इन्हीं सब की स्टडी करके हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, हमारी अर्थ की इंफॉर्मेशन के बारे में पता करते हैं कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी होगी। Gold mines in South Africa are as deep as 3 to 4 kilometers, and going beyond this depth is not possible as it is very hot at this depth। और आज तक हमने हमारे लिथोस्फीयर वाले पार्ट में, मतलब जिस सरफेस पे हम लोग रहते हैं, हम इंसान रहते हैं, वहां पे आज तक हमने सबसे बड़ा जो होल किया है वो है 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर आप अर्थ के सरफेस के अंदर आप ड्रिल कर चुके हैं, लेकिन गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज स्टिल इम्पॉसिबल। क्योंकि जब हम हमारी अर्थ के अंदर की ओर जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो इतना गर्म हो जाता है कि वहां पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों का वहां पे काम करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उससे ज्यादा आज तक हम ड्रिल कर ही नहीं पाए हैं। एंड फिर आगे बताते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारी पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, वो दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं। एक का नाम है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जिसमें वो ओशन के सरफेस पे जाते हैं, मतलब पानी से ओशन में जो पानी का जो अपर जो पानी वाला जो लेवल है उसमें अंदर जाके जहाँ पे हमारा ओशन का बेड है वहां पे भी जाके वो लोग क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, हमारी अर्थ में होल कर रहे हैं, है ना। एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में एक ही अंतर है। जो डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अर्थ में ड्रिल कर रहे हैं, वो भी ओशन के बेड से, ठीक है। लेकिन जो इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है उसमें आप मरीन लाइफ के बारे में भी रिसर्च करते हैं कि कैसा है हमारा समुद्री जीवन। हाँ, समुद्र में जो आपको तरह तरह के जीवित आपको प्राणी देखने को मिलते हैं, वो किस तरीके से वहां पे बने, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं, तो वो सब इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। मरीन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ आप हमारी अर्थ के सरफेस के बारे में भी काफी चीजें जान लेते हैं। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो आज भी हमारी अर्थ में कई हिस्सों में चल रहे हैं। एंड आज तक जो हमने आर्टिक ओशन में सबसे गहरा जो ड्रिल किया है, जो गड्ढा किया है, जो होल किया है, वो हैगा द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला। कोला एक जगह का नाम है एंड हैज सो फार रीच्ड अ डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। तो लिथोस्फीयर वाले पार्ट में जो कि साउथ अफ्रीका के गोल्ड माइन है, सोने की खदान है, वहां तो आपने सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक ही ड्रिल किया, लेकिन आर्टिक ओशन में एक जगह है जहां पे आपने सबसे गहरा ड्रिल कर लिया है, कोला वो जगह है, और वहां पे आपने कम से कम 12 किलोमीटर तक आपने अर्थ के सरफेस के अंदर आप जा चुके हैं। एंड डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये आपको बहुत ज्यादा वैरायटी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो और इससे क्या होता है, एनालिसिस ऑफ मटेरियल बहुत इजीली हमको मिल जाता है। हम जो भी हमें मटेरियल मिलता है इतनी गहराई से, उसका हम बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और हमारी अर्थ के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आगे बताते हैं कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं ये भी एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का सोर्स है। अब देखिए, वॉल्केनिक इरप्शन में जो लावा, जब हमारी पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकल के एक ज्वालामुखी से फटता है, तो वो लावा हमारी पृथ्वी के अंदर की इतनी सारी चीजों को ऊपर लेके आ जाता है जो कि हम गड्ढा करके नहीं निकाल सकते, जो कि हम ड्रिल करके भी वहां तक हमारा पहुंचना इम्पॉसिबल था। लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन आर वेरी हेल्पफुल
अगर हमको हमारी अर्थ के बारे में और अच्छे से जानना है तो हम क्या करते हैं, जो भी मोल्टन मटेरियल निकलता है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, जो कि लावा होता है, बहुत गर्म होता है ना, ये बाहर आ जाता है अर्थ के सरफेस पे। और कुछ टाइम के बाद जब ये लावा सूख जाता है तो उसको उसके पार्ट्स को लिया लेके जाते हैं वैज्ञानिक लोग अपनी लेबोरेटरी में, उसका एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो हमारी अर्थ के काफी अंदर से वो पार्ट निकल के आया, तो उससे हमें काफी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है हमारी अर्थ के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि जो इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं उसके बारे में जरा देख लिया जाए। ये वो सोर्सेस हैं जो हमें इनडायरेक्टली मिले हैं, ठीक है, मतलब ये बस हमारे इनके हेल्प से सिर्फ हमने अनुमान लगाया है कि हमारी अर्थ अंदर से कैसी है। जैसे कि यहाँ पे बताते हैं कि जो माइनिंग एक्टिविटीज होती है, जो हम खदान वगैरह खोदा करते हैं, उसमें जैसे जैसे हम अंदर अंदर की ओर जाते हैं, गहराई की ओर जाते हैं, अपनी पृथ्वी की सतह में और गहराई में जाते हैं, तो जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, और जो प्रेशर होता है, ठीक है, जो प्रेशर होता है वो भी क्या हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। और इसके कारण क्या होता है, बहुत मुश्किल होती है माइनिंग के अंदर काम करने में, ठीक है। और आगे बताते हैं कि विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द इंटीरियर इन डीपर डेप्थ, और जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता जाता है। और ये भी बताते हैं कि जो डेंसिटी होती है मटेरियल्स की, जो हमारी अर्थ के अंदर के सरफेस में हमको मिलती है, वो भी जैसे जैसे आप गहराई की ओर जाएंगे तो उन मटेरियल की जो डेंसिटी होती है, उनका जो घनत्व होता है, वो भी काफी काफी ज्यादा होता जाता है। एंड इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सिर्फ रेट ऑफ चेंज पता कर लिया कि कितनी गहराई पे जाने में कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा एक एक फाइल हमने तैयार कर ली, जिससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर हम इतनी गहराई पे जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर इतना हो जाएगा, इतने किलोमीटर की गहराई पे हमारा टेम्परेचर इतना हो जाएगा। और ये हमने कैसे पता किया है, हमने सिर्फ रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लिया है कि हर किलोमीटर पे जो हमारा टेम्परेचर में जो इंक्रीज होता है, ठीक है, उससे हमने एक रेट ऑफ चेंज के बारे में पता कर लिया। इससे हमने काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता किया। एंड नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर। और साइंटिस्ट ने इसी तरीके से हमारी अर्थ की जो मोटाई है, जो उसकी थिकनेस है, उसके बारे में पता किया, और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग लेयर्स में जाके क्या हमारे को टेम्परेचर देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी पता किया। जो प्रेशर होता है, ठीक है, उसके बारे में पता किया। मटेरियल्स की डेंसिटी, कितनी गहराई में कितनी डेंसिटी आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में भी साइंटिस्ट ने अनुमान लगा लिया है। और एक और सोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स मींस उल्का। तो जो हमारे आसमान से जलते हुए आपने बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस कई बार टीवी में, मूवीज में देखे होंगे, उनको हम बोलते हैं मीटियोर्स। और जब ये हमारी अर्थ में कभी कभी आते हैं तो कभी कभी ये पूरे ना ये पूरे कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं, तो कुछ पार्ट इनका हमारी अर्थ पे गिर जाता है। तो इनसे भी हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, इनके ऊपर भी वो क्या करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं इन मटेरियल्स का, मीटियोर्स का, और उससे भी हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि जो मटेरियल, जो हमको मीटियोर्स में जो मटेरियल देखने को मिलता है, वो हमारी अर्थ में काफी सिमिलर, जो जो हमारी अर्थ के मटेरियल से काफी सिमिलर होता है। और यहाँ पे बताते हैं कि जो दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू अवर प्लैनेट। तो ये मीटियोर्स भी जो होते हैं, ये भी उन्हीं मटेरियल के बने जिससे हमारी अर्थ बनी हुई है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीटियोर से भी हमको काफी अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने को मिलता है। और फिर एक दूसरे सोर्स के बारे में बात करते हैं। द अदर इनडायरेक्ट सोर्सेस इंक्लूड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सीस्मिक एक्टिविटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि इनडायरेक्ट सोर्स है, जिसमें हम हमारी पृथ्वी के ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में जब हम पता करते हैं तो भी हमें हमारी अर्थ के बारे में काफी इंफॉर्मेशन पता चलती है। अर्थ की हमारी मैग्नेटिक फील्ड से हमें काफी चीजें पता चलती हैं। और जो सीस्मिक एक्टिविटीज होती है, मतलब जो हमारी अर्थ में जो भूकंपीय गतिविधियां जो होती हैं, मतलब हमारी अर्थ में जब भूकंप वगैरह आता है, इन सब एक्टिविटीज को सीस्मिक एक्टिविटीज के अंदर लिया जाता है। और यहाँ पे बताते हैं कि हमारी अर्थ में जो ग्रेविटेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो हमारी पृथ्वी के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप पोल्स के पास चले जाएं, मतलब आप अगर हमारे ध्रुवों पर चले जाएं, हमारे पोल्स नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाएं, तो वहां पे आपको ग्रेविटी काफी कम देखने को मिलेगी, है ना, नहीं सॉरी, वहां पे आपको ग्रेविटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इक्वेटर पे चले जाएं या फिर आप हमारी भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया की अगर बात करें, तो वहां पे आपको ग्रेविटी उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और ये कारण है क्योंकि हमारी अर्थ का जो सेंटर है वो हमारे इक्वेटर से काफी पास है और हमारे पोल से काफी दूर है। इसी कारण हमारी जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो बहुत डिफर करती है पोल पे और इक्वेटर के आसपास के एरियाज में।
और आगे बताते हैं कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है जो डिफर करती है, ये मटेरियल जो होते हैं हमारी अर्थ के अंदर, तरह-तरह के मटेरियल दबे हुए हैं, आपको पता है ना? अलग-अलग आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं, तो उनके मास के अकॉर्डिंग ये ग्रेविटी की वैल्यू क्या करती है, कभी-कभी डिफर करती है, चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। और जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ में जो मटेरियल है उनके मास का क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पे आपको कोई चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको वो चीज़ देखने को ही नहीं मिलेगी, हमारी अर्थ के सरफेस के अंदर की अगर हम बात करें तो। इस कारण से भी क्या होता है, हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो काफ़ी बदलती रहती है। एंड सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली, है ना, एनोमली। तो एनोमली में क्या होता है, ग्रेविटी की जो वैल्यू बदल रही है, इसको हमने पर्टिकुलर नाम देके रखा है ग्रेविटी एनोमली। अलग अलग हिस्से पे ग्रेविटी की अलग अलग वैल्यू को जब हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली। आगे बोलते हैं कि जो ग्रेविटी एनोमलीज होती हैं वो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि अलग अलग मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर वो किस प्रकार है, तो ये भी हम ग्रेविटी से पता कर लेते हैं। एंड द मैग्नेटिक सर्वेस ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। और जब मैग्नेटिक सर्वे किए जाते हैं हमारी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर, उससे भी हम लोगों को पता चलता है कि किस अर्थ के किस क्रिस्टल पोर्शन पे आपको, इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल देखने को मिलेंगे आपको, मतलब यहाँ पे आपको मैग्नेट्स जैसी चीजें अगर आप खुदाई करेंगे तो मिलेंगी। तो ये भी हमको हमारी अर्थ के बारे में काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर जाते हैं। And the seismic activity is one of the most important source of information about the interior of the earth। और हमारी अर्थ के इंटीरियर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सोर्स हम बोलें तो वो है भूकंपीय गतिविधियां, द सीज्मिक एक्टिविटीज। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में जाना और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में जाना। इनडायरेक्ट सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जिनको जो हमें डायरेक्टली नहीं मिले हैं, बस हमने अनुमान लगाए हुए हैं, ठीक है, आसपास की एक्टिविटीज को देख के। और डायरेक्ट सोर्सेज भी हमने अभी यहाँ पे जाने। अब हम आगे पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। The study of seismic waves provides a complete picture of the layered interior। तो जो हम इन भूकंपीय तरंगों की जब स्टडी करते हैं तो इससे भी हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में काफी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब अगर हम अर्थक्वेक की बात करें जिसको हम भूकंप कहते हैं, तो ये होता क्या है, अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है धरती का कांपना, ठीक है। अगर हमारी धरती वाइब्रेट करेगी, शेक करेगी, तो उसको हम कहते हैं कि हमारी धरती में क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा है। एंड ये एक नेचुरल इवेंट होता है। और ये होता क्यों है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी जब रिलीज होती है तो किस फॉर्म में रिलीज होती है, ये वेव्स की फॉर्म में रिलीज होती है, मतलब ये ट्रेवल करती है वेव्स की फॉर्म में सभी डायरेक्शन में। एंड अब देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो शेक करती क्यों है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है वो होती है फॉल्ट के अक्रॉस, मतलब जहाँ पे भी हमारी अर्थ पे क्या होगा, फॉल्ट आएगा, वहां पे ही आपको रिलीज ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा। एंड अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स। एंड ये जो फॉल्ट होता है ना, ये हमारी जो रॉक्स है, रॉक वाला जो पोर्शन होता है हमारी अर्थ का, उसमें क्या होता है, एक ब्रेक, आपको एक क्रैक या एक ब्रेक आ जाता है वहां पे, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, जो अर्थ की जो एनर्जी वेव्स जो होती हैं वो वही उसी क्रैक की हेल्प से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, और इसी कारण भूकंप आता है। रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये जो रॉक्स होती है ना, मान लीजिए जिस एरिया में क्रैक आता है उसके अगल बगल की जितनी भी रॉक्स है, जमीन का जो हिस्सा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ठीक है। एंड दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। और यही कारण होता है जब नीचे की जो हमारी एनर्जी वेव्स है उनको जब जगह मिल जाती है, क्योंकि आसपास की दो जो रॉक्स हैं या फिर दो जमीन के जो दो हिस्से हैं वो सेपरेट जब होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब खिसक जाते हैं, तो एक क्रैक आपका जो बनता है उसमें से आपकी ये वेव रिलीज हो जाती हैं, और इसी कारण से आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं। फिर आगे बताते हैं कि द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। तो सबसे पहली बार जहां से धरती के जिस हिस्से में ये जो एनर्जी सबसे पहली बार रिलीज होगी उस एरिया को हम बोलते हैं फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है। एंड अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर और हिपोसेंटर। एंड द एनर्जी वेव ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस रीच द सरफेस। और ये जो एनर्जी वेव हमारे फोकस से, हमारा फोकस है वो हमारी अर्थ के अंदर ही कहीं पे है, ठीक है। अर्थ के अंदर ही कुछ किलोमीटर अंदर हमारा फोकस रहता है। जब वहां से ये एनर्जी वेव्स निकलती हैं तो ये सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं, और ट्रैवल करते करते ये अर्थ के सरफेस तक आती हैं और काफी तबाही
मचाती हैं। एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस है ना, और वो पॉइंट सरफेस पे जहाँ जो कि फोकस के सबसे करीब होता है उसको बोला जाता है एपिसेंटर, और जिसको हम भूकंप का केंद्र भी बोलते हैं। मतलब वहां पे आपको भूकंप के सबसे ज्यादा झटके महसूस करने को मिलेंगे। एंड इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स एंड इट इज अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। तो यही वो सबसे ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहले भूकंप आपको देखने को मिलेगा, और यही वो जगह है यहाँ जो कि जो फोकस के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलती है। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। Now in this picture we can see a animated figure। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये आपका अर्थ का सरफेस हो गया, दिस इज द सरफेस ऑफ योर अर्थ। और ये जो आपका फोकस वाला एरिया यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये जो है ये वाला जो एरिया जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए ये आपका फोकस वाला एरिया जहाँ से पहली बार अर्थ में क्या होता है, फॉल्ट के अक्रॉस से फोकस वाला जो एरिया, यहाँ से वेव्स बाहर निकलती हैं, एनर्जी वेव्स बाहर निकलती हैं। और ये जो एनर्जी वेव्स होती हैं ये हर डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करती हैं या निकलती हैं, लेकिन सबसे पास की जो सरफेस होता है वो होता है हमारा एपिसेंटर। मतलब सबसे पहले ये जो वेव्स कहाँ तक पहुंचेंगी, जिस जगह तक पहुंचेंगी सरफेस पे, उस सरफेस को हमने बोला है एपी सेंटर। और जहां से हमारी ये जो एनर्जी वेव से सबसे पहले निकली है वो है हमारा फोकस, जो कि आपको धरती के काफी नीचे देखने को मिलता है। और सबसे पहले जो ये हमारी जो वेव्स होती हैं जब वो किसी सरफेस पे टच करती है तो वहीं पे आपको देखने को मिलता है एपिसेंटर। सो इस डायग्राम से वो क्लियर समझ में आ रहा है कि फोकस धरती के अंदर होता है और धीरे धीरे वेव्स निकलती हैं, सबसे पहले जहाँ वेव्स पहुंचती हैं उसको हम एपिसेंटर बोला करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों पे डिस्कस किया जाए। अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे अर्थक्वेक वेव्स के बारे में, किस तरीके की ये तरंगे होती हैं, किस तरीके की वेव्स होती हैं। तो पहले यहाँ पे हमें बताते हैं कि जो हमारा लिथोस्फीयर है ये वो पोर्शन है हमारी अर्थ का जो कि अगर आप 200 किलोमीटर तक की अगर हमारी अर्थ में आप ड्रिल करें तो आपको जो पोर्शन दिखेगा वो पूरा लिथोस्फीयर का पोर्शन है। एंड इट इज अ पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम सीस्मोग्राफ कहते हैं, जो कि क्या करता है, जो जो वेव्स होती हैं जब अर्थक्वेक आता है तो ये जो वेव्स अर्थ के नीचे जो फोकस से निकल के सरफेस तक पहुंचती हैं, तो इनका जो रिकॉर्ड करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हमने नाम दिया सीस्मोग्राफ। और ये क्या करता है, ये कर्व बना के आपको इंफॉर्मेशन बताता है कि किस तरीके की आपकी वेव्स आई थी। और अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ इज गिवन इन फिगर 3.1। देखते हैं, यह देखिए यहाँ पे इन फिगर 3.1 ये आपकी अर्थक्वेक वेव्स की सीस्मोग्राफ द्वारा बनाई गई है पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अराइवल टाइम में आपका वेव्स कम दिखी हैं, सेकेंडरी वेव्स आपको कुछ ऐसी दिख रही हैं, और सरफेस वेव्स जो बिल्कुल सरफेस तक पहुंच गई थी तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक ज्यादा तबाही मचाने वाली वेव्स जो होती है वो सरफेस वेव्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्रस्ट और ट्रफ देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अभी एंड में अच्छे से देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि एक इंस्ट्रूमेंट है सीस्मोग्राफ जो कि क्या करता है, वेव्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है और उनकी हमें पिक्चर फॉर्मेट में उनको हमें शो करता है कि कितनी तेज ये वेव्स आई थी। एंड जो हमारा अर्थक्वेक होता है, अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ इज गिवन इन फिगर 3.1, जो कि अभी हमने देखा। नोट दैट द कर्व शोज 3 डिस्टिंक्ट सेक्शन ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पैटर्न। तो इसको अभी हम ध्यान से देखेंगे। तो हमने 3 तरह की वेव्स देखी थी अभी उस पिक्चर में। ठीक है, इन तीनों वेव्स को हम अभी बारी बारी से ध्यान से देखेंगे। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। तो जो हमारे अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं 2 तरह की होती हैं। वन इज द बॉडी वेव्स एंड द अदर वन इज द सरफेस वेव्स। तो पहले हम बॉडी वेव्स के बारे में जानते हैं। तो बॉडी वेव्स क्या होती हैं, ये तब जनरेट होती है जब हमारी जो एनर्जी होती है अर्थ के अंदर की वो रिलीज होती है एट द फोकस। मतलब बॉडी वेव जब फोकस से ही हमारी अर्थ की जो एनर्जी रिलीज होगी वेव की फॉर्म में, तो जो जमीन के अंदर जो हमारा फोकस होता है किसी भी अर्थक्वेक के टाइम पे जो फोकस बनता है, वहां पे आपको जो वेव्स देखने को मिलती हैं उनको हमने बोला है बॉडी वेव्स। और ये जो वेव्स होती हैं ये सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, पूरी थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, पूरी अर्थ की बॉडी में ये ट्रेवल करती हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया बॉडी वेव्स। एंड द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी है कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमारी अर्थ के गहराई में जहां पे भी फोकस रहता है, मेन फोकस जहां से पहली बार ये वेव्स निकलेंगी
है ना, अपनी एनर्जी के साथ रिलीज करेंगी, तो वहां पे तो बॉडी वेव्स का जनरेशन होता है। तो बॉडी वेव्स जनरली उतनी डेंजरस नहीं होती हैं, लेकिन बॉडी वेव्स क्या करती हैं, एक और वेव्स को जनरेट करती हैं। और कब जनरेट करती हैं, जब ये जो बॉडी वेव्स होती हैं हमारी अर्थ में जो रॉक्स वगैरह हैं, सरफेस रॉक्स से जब उनसे टकराती हैं तो एक जनरेट करती है न्यू सेट ऑफ वेव्स को, तो उनको हमने बोला सरफेस वेव्स। और यहाँ पे बताते हैं कि दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस, और ये जो वेव्स होती हैं ये क्लियरली बिल्कुल सरफेस पे ही मूव करती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक यही वाली वेव्स हो जाती है। एंड द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज। और इन वेव्स की वेलोसिटी भी क्या होती है, जो गति होती है इन वेव्स की ट्रेवल करने की, वो भी बहुत तेजी से बदलती है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज ऑफ द मटेरियल जो कि उनके रास्ते में आता है। एंड द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी, और जितना ज्यादा डेंस मटेरियल इन वेव्स के बीच में हमारी पृथ्वी के अंदर आएगा उतना ज्यादा ये वेव्स तबाही मचाएंगी, मतलब इनकी जो वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा ही हो जाएगी। एंड देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट when coming across materials with different densities। और क्या होता है, ये जो सरफेस वेव्स होती हैं इनकी डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। कभी कभी ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब ये वेव्स अगर इस तरीके से आई तो रिफ्लेक्ट करेंगी तो वापस किसी अपोजिट डायरेक्शन में ये टर्न कर जाएंगी। लेकिन कभी कभी ये रिफ्लेक्शन भी इनके साथ होता है, मतलब एक जगह टकरा के ये तरह तरह की डायरेक्शन में भी क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। और ये हमने डायग्राम में जो देखा है तो ये रिक्टर स्केल के द्वारा, सॉरी ये सीस्मोग्राफ के द्वारा बनाया गया एक डायग्राम है। और इस डायग्राम में हमको वेव्स के बारे में बताया कि शुरू में कुछ जो झटके हमें महसूस किए गए हैं उनको हमने पी वेव्स के नाम से जाना है, प्राइमरी वेव्स, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। और उसके कुछ समय के बाद फिर से एक वेव का सेट आता है जिसको हमने एस वेव्स बोला है। और उसके बाद हमारे को सरफेस वेव्स दिखने को मिलती हैं जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक वेव्स होती हैं, ये सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि अगर आप इनके एम्पलीट्यूड की तरफ देखें तो ये उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सरफेस वेव्स का आप देख सकते हैं एरिया आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बारी बारी से देखते हैं इन वेव्स को। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। तो अभी हम बॉडी वेव्स की बात कर रहे हैं, अभी हमने दो वेव्स के बारे में जाना, एक होता है बॉडी वेव्स और एक होता है सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स कितनी टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, जिनमें पी वेव और एस वेव के नाम से जाना जाता है। पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। तो सरफेस तक जो सबसे पहले टच करती है वो वेव, उसे बोलते हैं पी वेव। और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव, तो इनको प्राइमरी वेव भी बोला गया है। और ये जो पी वेव होती हैं ये बिल्कुल साउंड वेव्स की तरह ट्रेवल करती हैं। एंड दे कैन ट्रेवल फ्रॉम गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स, ये हर तरह के मटेरियल से पास कर सकती हैं। फिर बात करते हैं एस वेव्स की, ये भी सरफेस पे आती हैं लेकिन कुछ समय के बाद, मतलब जब भूकंप आएगा तो सबसे पहले जो वेव्स जनरेट होंगी जो कि सीस्मोग्राफ नोटिस करेगा वो होगी पी वेव्स, ठीक है। और पी वेव्स जनरेट होने के कुछ टाइम के लैग के बाद आपको दूसरी वेव का एक सेट मिलेगा जिसको हमने बोला एस वेव। और ये जो वेव होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, मतलब ये लिक्विड मटेरियल्स या फिर ये आपकी गैसियस मटेरियल अगर आपके अर्थ में कहीं पे तो वहां से ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल करेगा, जैसे कि रॉक के पीसेस हो गए, बड़ी बड़ी चट्टानें जो हमारी अर्थ के अंदर दबी हुई हैं उनसे ये ट्रेवल कर जाएगा। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एस वेव्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यही वो वेव्स हैं जिसकी हेल्प से हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर पाए और उसका एक स्ट्रक्चर बना लिया है। फिर आगे बताते हैं कि रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड वेयरएज रिफ्रैक्शन मेक्स वेव्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। कि अगर रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है हमारी अर्थ के सरफेस के अंदर तो क्या होगा, वेव्स हो सकता है रिबाउंड हो जाएं, ठीक है। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन क्रिएट हो गया तो वेव क्या करेगी, अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगेगी, तो रिफ्रैक्शन से ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। एंड द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सीस्मोग्राफ। तो इनका जो वेरिएशन होता है वो सीस्मोग्राफ पे देखा जा सकता है। आगे बताते हैं जो सरफेस वेव्स होती हैं आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ के आखिरी में जो वेव रिकॉर्ड करी जाती है उन वेव्स को बोला गया सरफेस वेव्स। और ये जो वेव्स होती हैं ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली वेव्स होती हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। एंड दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड हेंस दे कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर अकर्स। मतलब ये इतनी खतरनाक वेव्स होती हैं कि ये आपका रॉक्स जो होती है हमारी अर्थ के अंदर उनको पूरा डिस्प्लेस कर देती हैं, उनको पूरा हिला के रख देती हैं। और बड़े बड़े जो हमारी अर्थ के सरफेस पे बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स हैं, डैम हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ये उनको भी क्या कर सकती हैं, कोलैप्स कर सकती हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि ये जो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं ये प्रोपोगेट कैसे करती हैं।
तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि जैसे जैसे ये वेव प्रोपोगेट करती है, ये वाइब्रेशन क्रिएट करती है। मतलब अगर ये वेव की डायरेक्शन इधर पे मूव करना था, जो एनर्जी रिलीज हुई है हमारे फोकस से, हमारी अर्थ के अंदर के फोकस से जो एनर्जी वेव की फॉर्म में रिलीज हो रही है, उसको इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन जब वो इस डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो वो बिल्कुल ऐसे सिंपली ऐसे नहीं जाएंगे बिना वाइब्रेट करे, वो वाइब्रेट करते हुए जाएंगे। और इसी वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, हमारी अर्थ पे भूकंप के झटके महसूस होंगे। यहाँ पे क्लियर लिखा है, एज दे मूव और प्रोपोगेट दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक्स थ्रू विच दे पास। मतलब जिस भी एरिया से वो पास करते जाएंगे, उस पूरे एरिया को वो वाइब्रेट कर देंगे, काफी तेजी से वाइब्रेट करेंगे। फिर आगे बताते हैं कि जो पी वेव्स होती हैं, ये पैरेलली वाइब्रेट करती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। देखिए, जो हमारी वेव्स हैं, मान लीजिए उसका जो डायरेक्शन, सॉरी, देखिए जो हमारी वेव्स है, मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में मूव होने वाली हमारी अर्थ के सरफेस के अंदर। तो जो पी वेव्स होंगी, जिनको हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, जो कि बॉडी वेव का एक टाइप होती हैं, वो क्या करेंगी, वो इस डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से मूव करेंगे। देखिए, जो इनका जो वाइब्रेशन होगा, वो जनरली क्या होगा, वो उस वेव के पैरेलली आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्रस्ट और ट्रफ का जो फॉर्मेशन है, वो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है जनरली। ये जो डायरेक्शन थी हमारी, ये जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की, उसी के अकॉर्डिंग ये जो पी वेव्स हैं, ये आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये पी वेव्स हो गई। इसके बाद यहाँ पे हमें बताएंगे एस वेव्स के बारे में, तो हम एक बार पहले ही उसको देख भी लेते हैं। तो हमारी डायरेक्शन मान लीजिए अभी यही हमारी जो डायरेक्शन है, और जो हमारी एस वेव्स है, देखिए अब ये हमारी एस वेव्स कैसे मूव करेंगे, जिसको हमने सेकेंडरी वेव्स बोला है। तो ये परपेंडिकुलरली मूव करेंगे डायरेक्शन की, डायरेक्शन जो हमारी डायरेक्शन है ना वेव की, उसके परपेंडिकुलर ये वाइब्रेशन करेंगे। देखिए कैसे, ये कुछ इस प्रकार से वाइब्रेशन करेंगे। देखिए ये जो वाइब्रेशन है, अब ये पैरेलली ना होके कैसा दिख रहा है, ये आपको देखिए क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये कुछ इस तरीके से फॉर्म किया। तो पी वेव्स तो बिल्कुल पैरेलली आपको वाइब्रेशन दिखा रहा था, तो इतनी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन ये सेकेंडरी वेव्स क्या कर रही है, यहाँ पे आपको देखिए, ये वाला जो उठा हुआ पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ का जब फॉर्मेशन होगा, मतलब जब मान लीजिए हमारी धरती के अंदर का अगर हिस्सा कुछ इस तरीके से बिल्कुल वेव्स की फॉर्म में हिल जाएगा, तो हमारे ऊपर हमारी पृथ्वी पे काफी झटके आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए एस वेव्स आर मोर डेंजरस देन पी वेव्स। और इसके बाद एक वेव अभी हम जो पढ़ेंगे, वो होगी हमारी सरफेस वेव। ये दोनों जो वेव्स हैं, ये हमारी बॉडी वेव्स हैं, जो कि अर्थ की बॉडी के अंदर ही ज्यादातर ट्रेवल करेंगी। और बॉडी वेव्स के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे सरफेस वेव्स। तो सरफेस वेव्स को देखा जाए एक बार, तो देखिए सरफेस वेव्स जो होती हैं, ये सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं। अब देखिए कारण क्या है, डायरेक्शन मान लीजिए ये थी, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो क्रस्ट और ट्रफ का जो फॉर्मेशन होगा, वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये वेव कुछ फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे आपको ट्रफ भी आप देख सकते हैं, इनकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। या आपका क्रस्ट हो गया, या आपका, और नीचे आपको ये मैंने ट्रफ शो किया। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो वेव्स हैं, वो देखने को मिल रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा इन वेव्स को ड्रॉ करके कि किस तरीके से वेव्स फॉर्म को होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया भी गया था कि दैट जो ये जो पी वेव है ना, ये एक प्रेशर एक्सर्ट करती है मटेरियल्स, सभी मटेरियल्स पे जो उसके रास्ते में आते हैं। हमारी अर्थ के अंदर पे जितना भी मटेरियल हमारी अर्थ के अंदर देखने को मिलता है हमको, वो उन जो इन पी वेव्स के रास्ते में आएंगे, उन पे ये प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन इसका हो रहा है। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, डेंसिटी जो होगी अलग अलग मटेरियल की, उनमें आपको स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद हमने एसवेव्स अभी हमने अपने डायग्राम में बना के देखा। जो एसवेव्स होती है, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर होती है ना, इसकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर होती है, वर्टिकली ये आपको वाइब्रेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको ट्रफ्स और क्रस्ट भी देखने को मिलते हैं। इसलिए ये जो होती है सबसे ज्यादा डैमेजिंग वेव्स होती हैं। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया अर्थक्वेक के बारे में, तरह तरह की वेव्स के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ शेडो जोन।